आज अपन है ना स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास है ना। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन ने कॉलराउस का नियम अच्छे से समझ लिया था, वहां तक एक बार रिवाइज कर लो। 10 मिनट का गैप लेके एक बार उन पन्नों को पलट लो, देख लो। अब अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। तो देखो समझो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आने, विद्युत रसायन में काम आने वाले केमिकल्स यानी आयनों की सीरीज हो। तो देखो, तो अपन इसकी शुरुआत देखते हैं क्या होता है भाई। तो शुरुआत में हुआ ये कि जब मैंने एक धातु की छड़ ली, मतलब कोई भी धातु की छड़ ली, ये एक धातु की छड़ है, कोई भी लो, आयरन की ले लो, कॉपर की ले लो, है ना, कोई भी छड़ ले लो। जैसे अपन नॉर्मली ले लेते हैं जेडन की छड़, कोई भी धातु की छड़ ले ली मैंने, है ना। अब मैंने, है ना, अब ये धातु की छड़ ले ली। अब इस जेडन का मुझे लवण चाहिए, इस जेडन का लवण। तो ये जेडन धातुएं क्या होती हैं, धातुएं किस किस की तरह व्यवहार करती है। देखो जेडन के पास क्या होता है, जेडन जाती है जेडन +2 में, +2 में। तो इनका क्या हुआ है ये, यानी ये अपनी जीरो ऑक्सीकरण अवस्था से हायर में रही है, लोअर से हायर में जा रही है। तो देखो K2 अपन K2 KMnO4, KMnO4 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक है। ये Mn+7 से नीचे ही जा सकता है। तो ऑक्सीकारक कब होता है, जब वो अपने हायर में हो। तो ये अपने लोअर से हायर में जा रही है, तो ये अपचायक है। क्या है, अपचायक है, क्योंकि ऑक्सीकारक तो KMnO4 है। अब मुझे कुछ याद नहीं है कि ये क्या होता है क्या नहीं, पर मुझे KMnO4 तो याद है अपना, KMnO4 याद है, और वो अपने हायर में होता है। तो हायर से वो अपने लोअर में ही जा सकता है। तो ऑक्सीकारक वह होता है जो अपने हायर से लोअर में जाता है, मतलब खुद दूसरों का तो ऑक्सीकरण करेगा वो, और खुद का अपचयन करेगा। तो मतलब वो ऑक्सीकारक है और खुद का अपचयन कर रहा है। तो ये खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण जीरो से हायर में जा रहा है। और ये अपचायक है, क्या है, अपचायक, अपचयन करता है दूसरों का। ठीक है, तो ये एक अपचायक है ना। अब देखो ये अपचायक है तो जुड़ेगा किससे, ऑक्सीकारक से। तो ऑक्सीकारक क्या होती है, Cl, Cl नेगेटिव से, जो Cl नेगेटिव होता है वो उसके अपने लोअर में होता है ना। तो देखो अब ये किससे जुड़ेगा, Zn+2 Cl नेगेटिव से जुड़ता है। तो देखो जो 2 बार तो ये, और Cl नेगेटिव 1, तो ZnCl2। अब ये इसका क्या है, ZnCl2, ये इसका लवण है। क्या है, लवण। जैसे NaCl लवण होता है, Na क्या है, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो जो Na है वो कहाँ से आ रहा है, Na आ रहा है क्षार से। तो ये Zn+2 कहाँ आ रहा है, ZnOH का होल ट्वाइस क्षार है, ये क्षार का है, ये क्षार से आया है, और ये HCl अम्ल से आया है। तो ये अम्ल और क्षार का लवण है। ठीक है, और जितनी भी धातुएं होती है वो सब दुर्बल क्षार होती है। क्या होती है, दुर्बल क्षार होती है। समझ गए यही बातों को। चलो अब अपन की बात मेन हो चुकी है। अब अपन देखते हैं ये इस अपने यानी कोई भी धातु, ये एक धातु है, ये बातें तो क्लियर हो चुकी है अपनी। कोई भी धातु अपने ही लवण में, अपने ही लवण के विलयन, यानी ये किसका विलयन है, ZnCl2 का है। ये एक तरह का लवण है, और भी लवण हो सकते हैं, ZnSO4 का लवण हो जाएगा, कोई भी लवण ले लो यार, है ना। ZnSO4 का विलयन, ZnCl2 का विलयन, ये सारे लवण ही तो है Zn के, है ना। तो मान लो कोई भी एक धातु अपने ही लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। तो मैंने इस ZnCl2 का लवण लिया, है ना, और इसको मैंने इसी के विलयन में, इस छड़ को मैंने इसी के विलयन में डाल दिया। तो क्या होता है, तो इसमें अपन को एक प्रोसेस देखने को मिलती है। तो जो धातु की छड़ है वो विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है, मतलब इस पर ये नॉर्मल आवेश है, लेकिन अपन को पता लगता है कि जैसे ही इसे विलयन में डाला जाता है ये तुरंत ही आवेशित होना स्टार्ट कर देती है, आवेशित। अब जब ये आवेशित होना स्टार्ट कर दिया, मतलब इस पर या तो प्लस चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। आवेशित होने का तो मतलब यही है। और केमिकल में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कब आता है, जब वो अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था से किसी दूसरी ऑक्सीकरण स्टेज में जाता है। मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तभी तो आवेश आता है। केमिस्ट्री में आवेश कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन के कारण है, फिजिक्स में आवेश विद्युत धारा के कारण
कारण आता है या फिर चुंबकीय धारा के कारण आता है। इन्हीं कारणों से आता है। तो अपन केमिकल की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आवेश किस कारण आ सकता है? यहाँ आवेश सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के कारण आता है। किसके कारण आता है? रिएक्शन के कारण। यहाँ कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन हुई है, यहाँ कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन हुई है जो इसे आवेशित कर रही है। अब जब मान लो किसी चीज पर आवेश आता है तो वहां विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही छड़ आवेशित होती है तो छड़ पर क्या आ जाता है? विभव। अब इस विभव को क्या कहेंगे अपन? है ये क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। क्या है? सिंगल इलेक्ट्रोड है। क्या कहेंगे अपन? ये एक इलेक्ट्रोड है, यानी ये छड़ इलेक्ट्रोड की तरह तो व्यवहार कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। ये छड़ इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड में क्या आया है? विभव। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाता है इस इलेक्ट्रोड विभव को। अब देखो ये सिंगल इलेक्ट्रोड का है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में डुबाया जाता है। ये कंडीशन याद रखना, जिस धातु की छड़ होती है उसे उसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है, धातु के लवण में डुबाया जाता है। अब जब लवण में डुबाया जाता है तो विभव उत्पन्न होता है। इसे अपन सिंगल इलेक्ट्रोड विभव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह सकते हैं? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं। अब इस सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे गणना करूं? जब अपन विभव मापी लाते हैं, एक यंत्र होता है ना, विभव मापी। इसमें एक वो एमीटर लगा हुआ होता है जो धारा का मापन करता है। वो शुरू में 0 पर होता है। विभव का मापन करने वाला, इसके 2 तार होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। अब इस सिंगल इलेक्ट्रोड पे मैं दोनों तारों को लगा दूंगा तो ये तो एक ही चीज देंगे। देखो सर्किट कब पूरा होता है? जब एक धारा जाती है और जाके वापस आती है। सर्किट पूरा होता है जब सर्कल में घूमती है धारा। अब यहाँ मैं एक ही पे छड़ से जोड़ूंगा तो एक से या तो निकलेगी या जाएगी। एक ही तो काम हो रहा है, सर्कल पूरा नहीं हो रहा। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का गणना नहीं की जा सकती। एक बात बताओ, एक तार है मेरे पास सिर्फ फेस का, यानी एक तार है फेस का। अब मेरे पास वो नहीं है अर्थ वायर कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मैं फेस के तार से बल्ब जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जलेगा? मैं फेस के तार से मोबाइल चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जलेगा? नहीं। 2 तार चाहिए, एक अर्थिंग भी तो चाहिए, यानी फेस के वायर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, विद्युत धारा आएगी तो वो जानी भी तो चाहिए अर्थ के वायर से वापिस। अर्थिंग भी तो होनी चाहिए, उसे संतुलित भी तो होना चाहिए। यहाँ वो काम हो नहीं रहा। तो अब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना करना तो संभव है नहीं। अब क्या करें भाई? अब दिक्कत यहाँ आई कि अपन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना नहीं कर सकते। कारण कि भाई एक बेस वायर भी तो चाहिए, एक ऐसा वायर भी चाहिए, एक ऐसा इलेक्ट्रोड भी चाहिए जिसका जो नॉर्मल हो। तो अब एक बात बताओ, अब इसके लिए मुझे एक और इलेक्ट्रोड चाहिए। अब एक बात बताओ, जैसे इस धातु को इसकी छड़ में डुबाया जा रहा है, ऐसे ही मैंने सीयू के एक लवण में डाला, कौन सा विलयन? CuSO4 में डाल दिया। तो इसके कारण भी इलेक्ट्रोड आवेशित होगी ये छड़ सीयू की। इस पे भी एक विभव आएगा। क्या ये दोनों विभव समान होंगे? मतलब धातु को उसके लवण में डाल रहा है, इसमें भी धातु को उसके लवण में। भाई धातु अलग अलग है, दोनों की रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो कोई फास्ट रिएक्शन करता है, कोई स्लो रिएक्शन करता है, कोई अच्छा अपचायक है, कोई। अब ये देखो Zn 0 से Zn प्लस में जा रहा है, Zn 0 से Zn प्लस में जा रहा है, तो ये क्या आ रहा है? इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये अपचायक है। तो मतलब कोई अच्छा अपचायक है, कोई स्लो अपचायक है ना? तो ये विभव सेम नहीं होता। मतलब अलग अलग धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड, मतलब अलग अलग धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग धातुओं का। तो गणना करना और मुश्किल। भाई समान हो जब तो एक का निकाल लो और बता दो भाई यार हाँ ठीक है। अब गणना करना और मुश्किल। अब क्या करते हैं कि हमने एक जुगाड़ लगाया। हमने किया कि भाई लो, एक कंटेनर लो, इसमें अपन ने ZnSO4 का एक लवण डाल दिया। एक और कंटेनर लिया हमने, उसमें CuSO4 का लवण डाल दिया, है ना? और अपन ने इसमें इसकी रॉड रख दी, इसमें इसकी रॉड रख दी, और इससे एक तार को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ मैंने एम्पियर को कनेक्ट कर दिया है।
धारामापी को। किसको? धारामापी को कनेक्ट कर दिया है जो धारा का मापन करता है। अब इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, एक इधर इसको जोड़ दिया। अब देखो, अपन को पता है कि एक प्रबल अपचायक होगा, एक दुर्बल अपचायक होगा, है ना। ये ZN की रॉड है, ये CU की रॉड है। तो प्रबल अपचायक होगा, मतलब समझो प्रबल अपचायक होगा, वो जल्दी आवेशित होता है। मतलब इसके आवेशित होने से पहले ये आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपचायक क्षमता ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, समझो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूँ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाके इसको यहाँ चल जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की गति हो गई। इससे अपन को ये प्राप्त हुआ कि यहाँ धारा सर्किट आई, यानी धारा मापी ने ऐसे फ्लक्चुएट करना से स्टार्ट कर दिया, ऐसे कभी इधर इधर, ऐसे ये है धारा मापी, ऐसे होने लग गया। इससे ये समझ में आया कि यहाँ धारा गई है, इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, तो धारा की दिशा इधर थी। इसने बताया कि धारा ऐसे हो गई, थोड़ी सी पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी उसने एमीटर ने मापन किया है वो पता लग गया। तो ये देखो, अपने क्या किया कि दो अलग अलग धातुओं को उनके विलयन के साथ आपस में जोड़ा। दोनों धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव भिन्न है, तो किसी का ज्यादा किसी का कम होगा, तो उसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। दो विभवों के अंतर को ही तो विभवांतर कहते हैं। अब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की गति दाईं से बाईं ओर हुई। मतलब ये अपन को अभी कुछ भी नहीं करना है, अपन को बस समझ रहे हैं कि प्रयोग हुए क्या क्या आखिर। तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की गति दाईं से बाईं ओर हुई, और धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में जाती है हमेशा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो धारा इसकी उल्टी दिशा में जाएगी हमेशा। ये बात तुम्हें फिजिक्स में भी लागू होगी, केमिस्ट्री में भी लागू होगी, जहाँ भी तुम धारा और इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, यानी आई और ई पढ़ेंगे, आई और ये इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, धारा को आई कहते हैं, तो वहाँ तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा जाती है। समझ में आई बातें? बिल्कुल। अब देखो, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती हुई प्रतीत हुई। अब इससे पता चला कि ZN का विभव अधिक है। इससे पता लग गया कि ZN का विभव अधिक है, क्योंकि जिधर ज्यादा विभव हो उसी से तो कम विभव की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। तो अतः वैज्ञानिकों ने क्या किया कि, और फिर है ना कि CO का विभव कम है, तो अब वैज्ञानिकों को समझ आया कि यार विभवांतर तो अपन ने निकाल लिया, पर अब अपन इसको कैलकुलेट कैसे करें। दिक्कत यहाँ ये आई। फिर वे बहुत साल प्रयोग हुए, वैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष निकाले, तो उन्होंने माना कि यार अपन को कोई ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए, मतलब ऐसा उसका आयन, ऐसा उसका लवण, और उस लवण की उस वो इलेक्ट्रोड, मतलब ऐसी धातु और धातु का लवण में डुबोए, तो उसका जो विभव है वो ऐसा आना चाहिए जो एकदम फिक्स हो, और वो है ना 1 के बराबर होना चाहिए लगभग। अगर विभव 1 हुआ तो उसे घटाना और उसे जोड़ना आसान हो जाएगा। मान लो किसी का विभव 2.5 आ रहा है, 2.5, तो कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक हो जाती है ना। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले लिया भाई ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन से बात नहीं बनी। फिर उन्होंने जेड उसको लिया, किसको? आयरन को, उससे भी बात नहीं बनी। भाई हो क्या रहा है? तो ऑक्सीजन का मान लो, ऑक्सीजन कभी तो किसी का पॉजिटिव में आ रहा है, किसी का नेगेटिव में आ रहा है। हमको ऐसा विभव चाहिए जिसकी वैल्यू ना तो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, मतलब जीरो हो, जीरो। अगर किसी धातु का विभव जीरो आ जाए तो उससे अपन को इससे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका विभव अगर नेगेटिव में आया, मान लो इस धातु का इलेक्ट्रोड विभव जीरो है, क्या है? जीरो है। क्या है? इस धातु का जो विभव आया इलेक्ट्रोड विभव जीरो है। अब मैंने इससे कैलकुलेट किया, तो अब इसमें विभवांतर देखो, ये जीरो है, इसका V1 वो, है ना। अब मैंने इसको जोड़ा, ये V2 है, तो विभवांतर डेल्टा भी आ गया है, V2 माइनस V1। तो देखो V2 कुछ था, कुछ भी x वैल्यू, और इसे जीरो में से घटाया, तो ये अपने पास विभवांतर कितना आ गया? x, जिसे अपन विभव मापी से माप सकते हैं। विभव मापी विभवांतर नापता है, विभव नहीं। विभव मापी विभवांतर बता देगा कि x विभवांतर है। अब अपन को पता लग गया इसका तो जीरो है, जितना विभवांतर आया है वो इसका विभव नहीं हो गया क्या? इसका विभव हो गया, अपन को पता लग गया। अगर ये नेगेटिव में आता है x, मतलब ये जीरो से कम वैल्यू है, इसका विभव नेगेटिव में है। समझ आई बातें? तो उन्होंने बहुत प्रयोग किए, फिर उन्होंने एक ऐसे मानक इलेक्ट्रोड विभव का आविष्कार किया जिसे जिसे उन्होंने कहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या क्या आविष्कार किया उन्होंने? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को खोजा। अब जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी वो क्या थी कि उसमें विलयन था H2SO4 का, यानी कि लवण है हाइड्रोजन का, और उसमें हाइड्रोजन की, अब देखो समझो, हाइड्रोजन की तो छड़ बन नहीं सकती,
हाइड्रोजन की छड़ बन नहीं सकती। पर अपन ले लेते हैं कि हाइड्रोजन की छड़ को डाला गया है इसमें, लेकिन होता नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें आगे। तो अब इसका जो इसके साथ जो विभव उत्पन्न हुआ है, इसको ई एच यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, अब देखो मानक जहां आ जाता है वहां अपन जीरो लगा देते हैं, नॉट। तो ई एच नॉट कितना हो गया, जीरो। अब ये इस प्रयोग को किया कैसे गया, ये अपन बीएससी में पढ़ते हैं। देखो यहाँ कोई काम का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ। इस प्रयोग को ऐसे किया गया कि देखो इसका जो विभव, इसको मानते हैं ना, इसको इसको ऐसे लेते हैं कि एक कंटेनर लिया गया, ठीक है, उसमें H2SO4 डाला गया। H2SO4 है ना, ये अम्ल है अपन को, पर ये किसका लवण है, हाइड्रोजन के लिए तो ये H प्लस में होता है, SO4 नेगेटिव में होता है, तो ये तो इसका लवण है हाइड्रोजन का, लेकिन है तो अम्ल, है ना। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है लेकिन है लवण ये, है ना। तो अब देखो ऐसे HCl भी लवण है इसका, इसमें HCl भी ले सकते हैं अपन। तो देखो अब इसमें क्या होंगे, H प्लस आयन होंगे भरपूर मात्रा में, क्योंकि एक प्रबल अम्ल है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नली लेता हूँ इधर से, है ना, और इसमें मैं इसमें एक छेद कर लेता हूँ भाई, बिल्कुल छेद कर दिया, और इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, है ना, बिल्कुल ठीक है। ये एक नली है, इसमें मैं एक क्या करता हूँ कि यहाँ एक वायर लेता हूँ, एक वायर, और नीचे इस वायर के मैं एक परत लगा देता हूँ, ये परत, पट्टी, पतली पट्टी है, छोटी सी चौड़ी, है ना, छोटी पट्टी है। ये किसकी है, ये या तो प्लेटिनियम की बनाता हूँ मैं, या पैलेडियम की बनाऊंगा। कारण प्लेटिनम और पैलेडियम हाईली इनरिएक्टिव रिएक्शंस है। ये हाईली मतलब कोई बहुत मुश्किल कंडीशनों में ये रिएक्शन करती है। जैसे चांदी रिएक्शन नहीं करती, सोना रिएक्शन नहीं करता, लोहा रिएक्शन करता है, जंग से जल्दी कर लेता है। चांदी सोना, सोना रिएक्शन नहीं करता। सोने से भी ऊपर है प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु ऐसी धातु है जो कभी रिएक्शन नहीं करती, इसलिए प्लेटिनम की चमक कभी खत्म होती नहीं है। समझ आई। तो प्लेटिनम क्यों लिया, क्योंकि ये इस विलयन से रिएक्शन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, समझ आ चुका है हमें, ये रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, प्लेटिनम ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मैं H2 गैस छोड़ रहा हूँ। क्या छोड़ रहा हूँ, H2 गैस P1 प्रेशर पर। अब मैं प्रेशर पर जब गैस छोड़ता हूँ तो ये H2 गैस इस पर जाके अधिशोषित हो जाती है, प्लेटिनम की रॉड पर। अधिशोषण तो अपन जानते हैं। तो अब ये जो प्लेटिनम तो रिएक्ट करेगा नहीं, करेगा कौन, H2 गैस रिएक्ट करेगी। क्या करेगी, H2 रिएक्ट। अब समझो H2 डूब गया H2SO4 के विलयन में, तो बन गया ना, H2 की रॉड बन गई। लेकिन हकीकत में किसकी रॉड है, रॉड तो प्लेटिनम के, इसे वायर से कनेक्ट कर दो। अब इस वायर से तुम इस इधर ले आओ किसका, ZnSO4 का सॉल्यूशन, और उसकी रॉड और उसका वायर लगा दो, और ये कर। देखिए ये होता है असली मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ गए, इसमें H2 गैस प्रवाहित होती है प्रेशर पर, ठीक है। ये अब समझ गए अपन। अब अपन समझ गए कि अब इसे मैं जिस धातु के साथ जोड़ूंगा ये उसके साथ विभवांतर बता देगा, और विभवांतर बता के इसका विभव को माना है। पहली बात तो होता नहीं है, कुछ होता है लेकिन उसे नेगलेट माना है। क्या माना है, जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही उसका धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। और इसी प्रकार अपन सारी सारी इलेक्ट्रोड विभव निकाल कर एक श्रेणी बनाई गई, और उसी श्रेणी को, मतलब मैंने सबका निकाल लिया भाई, मैंने सबका निकाल लिया, और उसी श्रेणी को मैंने कह दिया विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब तुम्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ आ चुकी है ना। अब तुम्हें एक ट्रिक याद करनी है। तो देखो ये है ट्रिक क्या याद करने की। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमेशा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा EC और S, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी एस के बारे में। तो अब देखो इसकी ट्रिक, लिख बा LI, ली के बा BASR, है ना, और CA और NA, फिर MG मग, LAL मन MN, जन ZN, कर CR, फिकड़ फीकड़ CD, को CO, नी NI, सन सन SN, पब PB, हकु H और CU, हकु हज HG, अज AG, पटु P, पट और AU। देखो इसमें ये सबसे नीचे आए हैं। अब देखो ये श्रेणी चलती कैसे, ऐसे, ये सबसे ऊपर, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ये है श्रेणी, ठीक है। अब ये तुम्हें ट्रिक के साथ साथ याद रखनी है, ठीक है।
देखो अब समझो कि है ना, देखो अपन को जानते हैं कि अपन ने अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे ही अपनी याद हो जाती है तो अपन को अब सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कंडीशंस देख लेनी चाहिए क्या होता है। तो अपन इतना तो जानते हैं क्या कि अगर कोई धातु है एम, है ना, और उस धातु का एम के पास ऊपर प्लस आ जाए और प्लस वो एन इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये होता है उसका ऑक्सीकरण हुआ है ना, ये उसका ऑक्सीकरण हुआ है ना। तो इस तरह उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो इस विभव को कहते हैं धातुओं का ऑक्सीकरण विभव। क्या होता है, देखो एम क्या है, धातु है, सॉलिड, वो है मेटल, है ना, मेटल है, ये हुआ है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हुआ है। धातुओं का क्या होता है हमेशा, ऑक्सीकरण। क्या होता है, धातुओं का ऑक्सीकरण। तो अब देखो धातुओं का ऑक्सीकरण होता है तो धातुओं का ऑक्सीकरण होता है तो उनका ऑक्सीकरण विभव होता है। कैसा विभव होता है, ऑक्सीकरण विभव। तो अतः धातुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव होता है, विभव होता है। लेकिन देखो ये धातु थी तो धातु का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। लेकिन अगर ये क्या है, Mn+, ये क्या है, धातु का आयन है। जैसे Zn+2 ये धातु का आयन है, लेकिन Zn सॉलिड ये क्या है, धातु, ये धातु का आयन है। अब देखो धातु का आयन n इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, m, यानी धातु का आयन इलेक्ट्रॉन लेके धातु बनाता है। तो धातु के आयन का, ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं मतलब देखो अपने हायर से लोअर में जा रहा है, पॉजिटिव, मान लो एक भी हुई पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था, 1 से 0 में आया, कम हुआ तो उसका अपचयन होता है खुद का। तो इसका मतलब इस धातु आयन का क्या हुआ है, धातु आयन का अपचयन हुआ है। इतना तो जानते हैं, ये अपचयन हुआ है। तो अब जब अपचयन होता है तो इसके लिए तो अब हम कह सकते हैं कि धातु आयनों का अपचयन विभव होता है। क्या होता है, अपचयन विभव होता है। देखो अगर कोई धातु है, धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव होता है। तो ये रिएक्शन ही तो उल्टी है, ये रिएक्शन ही तो उल्टी है, समझो। तो अगर मान लो कोई धातु का ऑक्सीकरण विभव, धातु का देखो पहली बात तो ऑक्सीकरण विभव सिर्फ मेटल का होगा और अपचयन विभव सिर्फ मेटल आयन का होगा, ये वाली बातें याद रखनी है। अब देखो धातु है, धातु, धातु का क्या हो, धातु है और धातु का क्या है, ऑक्सीकरण विभव है। ऑक्सीकरण विभव कितना है, मान लो पॉजिटिव 3 है, समझो धातु का ऑक्सीकरण विभव कितना है, पॉजिटिव 3 है, ठीक है, इतना अपन समझ गए। तो उस धातु आयन का, उसी धातु आयन का अब देखो धातु आयन का क्या होता है, अपचयन विभव, वो होगा -3, इतना अंतर होता है। अगर इसका इसका ऑक्सीकरण विभव -2 है तो इसका +2 हो जाएगा, इसका -6 है तो इसका +6 हो जाएगा, मतलब उल्टा होता है, ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव का उल्टा होता है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अपन समझो अपने पास वही है, अपन लिखेंगे लिखवा सरकाना मग अलमंजन कर फिक्कड़ को नी, है ना, फिक्कड़ को निशान पभाकुआ हज पटू, ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दी अपन ने। ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो मैं देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तुम्हें लिखी हुई दिख रही है नोट्स में। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कि ये है अपनी ई सी और एस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ से शुरू हुई है लिखवा से, लिखवा सरकाना मग अलमंजन कर कुआजाज पटू और ए यू पी टी ए यू तक शुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है अपनी पूरी ECS है ये, ठीक है, इतनी छोटी बना दी मैंने। अब देखो अब मैं इस श्रेणी में अब मैं इसमें ऊपर नीचे की गति करूंगा, ठीक है। अब मैं मान लो मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, समझो मैं इस सीरीज में Li से Au तक जा रहा हूँ, तो क्या होता है, Li से Au तक जा रहा हूँ तो देखो Li का क्या होगा, Li का क्या होगा, ऑक्सीकरण विभव, इसका भी ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि ये धातुओं की सीरीज है, अपन धातु की है, धातु के ले रहे हैं
धातु की नहीं, वो धातु आयन की नहीं ले रहे हैं, Li प्लस नहीं है ये, Au+2 नहीं है ये, धातु की सीरीज है। तो देखो देखो तो ऊपर ही ऊपर सबसे ज्यादा किसका होगा, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का ऑक्सीकरण विभव घटता है। क्या घटेगा, ऑक्सीकरण विभव घटेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर का सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव है इसका, ऑक्सीकरण विभव घटेगा। तो ऑक्सीकरण विभव घटेगा मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में होता है, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होता है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव, अपचयन विभव बढ़ेगा। समझ में आई बात, यानी ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण विभव तो घटता है और अपचयन विभव बढ़ता है। ठीक है, इतना अपन को समझ आ चुका। बिल्कुल। अब देखो ऑक्सीकरण विभव घट रहा है, मतलब ऑक्सीकरण विभव घट रहा है, मतलब विभव घटना का मतलब है कि वो उस पर वो ये धातु है, धातु का ऑक्सीकरण विभव घट रहा है, मतलब वो कम इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कम दे रहा है, कम दे रहा है। विभव का मतलब, विभव तो आता है इलेक्ट्रॉनों की, मतलब और जितना आवेश आएगा उतना ही तो विभव आएगा। अब जब आवेश आ कहाँ से रखा है, नेगेटिव आवेश आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, अब जब इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है तो विभव कम होगा, आवेश कम होगा, आवेश कम होने से विभव कम होगा। मान लो ऑक्सीकरण विभव ऊपर से नीचे जाने पर विभव घट रहा है, विभव घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कम इलेक्ट्रॉन स्रावित कर रहा है, मतलब वो कम क्रियाशील होता जा रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, क्रियाशीलता, धातुओं की बात कर रहा हूँ, धातुओं की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता घटती है। क्या होती है, घटती है। तो मतलब ऊपर आने वाली धातुएं अधिक क्रियाशील है, नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील है। समझो, अब देखो अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूँ, नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो जो, इसे देखो ऑक्सीकरण विभव कह दो, एक ही धातु का देख रहे हैं अपन तो इसे मानक भी कह सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन का एक धातु का लिया अपन ने 0, तो वो मानक, मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका, इसलिए Li का लेंगे तो इसे मानक कह देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है ना, मानक ऑक्सीकरण, क्योंकि ऊपर वाले का सबसे ज्यादा है, ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है ना। और तो मानक ऑक्सीकरण विभव नीचे से ऊपर जाने में बढ़ रहा है, तो मानक अपचयन विभव घटता है। क्या घटता है, मानक अपचयन विभव वो नीचे से ऊपर जाने में घटता है। जब नीचे से ऊपर जाने पर मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ रहा है तो मतलब धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ रही है। क्या हो रहा है, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ रही है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर मानक ऑक्सीकरण विभव तो घटता है और नीचे से ऊपर जाने पर मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है। और उसका उल्टा, ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर मानक ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है। अब समझो, अपन को समझ आ चुका है कि ऊपर वाली धातु का अधिक ऑक्सीकरण विभव होता है। तो अब अपन ने लास्ट बात कर ली ऑक्सीकरण विभव की, यहाँ अब अपन ओनली फोकस रखेंगे अपचयन विभव पर। किस पर, मानक अपचयन विभव पर। अपना मेन काम मानक अपचयन विभव से ही होगा। तो सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव नीचे वाली धातुओं का होता है, जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है वो कम क्रियाशील होती है। वो मानक अपचयन विभव जिसका कम होता है वो अधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे आने पर मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। तो अपन की बात की जाए तो देखो, जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा वो अधिक क्रियाशील होगी। तो अब इसे कैसे याद रखेंगे अपन को, इसे याद करने की ट्रिक अपने पहले पेज पर लिख लो। मोर रिएक्टिव, कैसे, मोर रिएक्टिव, है ना। मोर रिएक्टिव यानी अधिक क्रियाशील कब होता है, जब लेस रिडक्शन हो,
लेस रिडक्शन पोटेंशियल हो, यानी अधिक क्रियाशील जब होगा जब कम मानक अपचयन विभव होगा। तो एक बार तो एम आर एल आर ये याद रखो। मोर रिएक्टिव, लेस लेस रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई बात? जिसका मानक अपचयन विभव का मान कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो एम आर एल आर याद रखना है अपन को। एम आर एल आर ये अपन, मैं जब भी कहूँ एम आर एल आर याद करो तो क्या याद करना है? मोर रिएक्टिव, लेस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये याद हो गया। चलो तो अब अपन इसी के आधार पर करेंगे। अब समझो, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, मानक अपचयन मतलब जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी उसका मानक अपचयन विभव का मान कम होगा। समझ में आई ये बात? एम आर एल आर से। ठीक है, अब देखो, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। मोर रिएक्टिव, लेस लेस रिडक्शन पोटेंशियल, याद हो गया? ठीक है, तो अब देखो, ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील है तो नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील है। तो अपन कह सकते हैं ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं से अधिक क्रियाशील होती है। समझ में आई बातें? अब इतना अपन को समझ आ गया। और एम आर एल आर याद रखना है अपन को। एम आर एल आर, मोर रिएक्टिव, लेस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखो अपन को पता चल चुका है कि कौन सी रिएक्शन, देखो, जो ऊपर आती है वो अधिक क्रियाशील होती है, नीचे आती है वो कम क्रियाशील होती है। तो अब देखो, अपन देखेंगे जल के साथ रिएक्शन। क्या देखेंगे? कोई जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी जल के साथ रिएक्शन देखेंगे। किससे? रिएक्शन विद वाटर। अपन जल के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। तो अपने पास जल तीन तरह से होता है। एक तो बर्फ होता है, मतलब उसे कहते हैं अपन ठंडा जल। एक गर्म पानी होता है, सिर्फ गर्म है लेकिन पानी है, क्या है? गर्म पानी। और एक होता है भाप। भाप मतलब अधिक टेम्परेचर, गर्म पानी मतलब कम टेम्परेचर लेकिन टेम्परेचर हाई है, 40-50 मतलब। और ठंडा मतलब लो टेम्परेचर पर। और लो टेम्परेचर पर जो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, लो टेम्परेचर पर जो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है वो मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव। तो अब देखो, अब जो एक बात समझो, जो बर्फ के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, मतलब ठंडे पानी से रिएक्शन कर रहा है, वो गर्म पानी से तो आसानी दे देगा और भाप के साथ तो आसानी से दे देगा। मतलब जो अधिक क्रियाशील है उसके लिए तो कैसा भी पानी दे दो भाई, तो सबसे ज्यादा। तो अब अपन देखो, अपने ट्रिक देख रहे हैं। ली के बा सर का, सी आता है का और ना, ये सारी लिक बा सरकाना, लिक बा सरकाना तक, सरकाना तक की ये सारी धातुएं, देखो ऊपर की धातुएं, ऊपर की धातुएं हैं तो इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। ऊपर की धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है ना? ऊपर की धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है तो ये सारी धातुएं कैसे भी पानी से रिएक्शन कर लेती हैं, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे भाप हो, यानी कैसा भी पानी हो, कैसा भी पानी हो, रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए तो सोडियम को पानी पानी में डालते ही बम फूटने लग जाते हैं। उससे ज्यादा तो भाई ये लिथियम फोड़ देगा, लिथियम पोटेशियम ये फोड़ देंगे। इससे ज्यादा तो सोडियम तो बहुत दूर है। अब अगली देखो, लिकवा सरकाना तक की है ना। अब फिर सरकाना मग अल मन जन और कर। अब लिकवा सरकाना मग अलमंजन कर, है ना? अलमंजन कर ये सब करती हैं भाई, ये कम रिएक्टिव होती है। तो ठंडे पानी से तो कर नहीं पाएंगे, इनसे कम रिएक्टिव है ये। ऊपर की सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये से इनकी सबसे कम, ये इनसे कम रिएक्टिव होती है। तो ये भाई ये कहती है कि भाई ठंडे से तो नहीं हो पाएगा, गर्म से कर लूंगा। तो ये गर्म पानी से करेंगे रिएक्शन, है ना? ये गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे, ये थोड़ी कम क्रियाशील होती है इसलिए। ये कहती है कि मुझ में इतनी पावर नहीं है। तो अब
अगली लास्ट की श्रेणी आती है अपनी, तो लास्ट की आती है फीकड़ कोनिसन पब। ये ये ऐसी सीरीज है, ये कहती है भाई गर्म पानी से नहीं हो पाएगा, मुझे तो भाप चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, भाप कब बनती है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मुझे तो भाई पानी कम से कम भाप चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो ये कहेगी मैं भाप से करूंगी बस, भाप के अलावा मुझे तो एकदम स्टीम चाहिए भाई, उसी से रिएक्शन कर सकती हूँ मैं, उसी पानी से, है ना। फिक्कड़ को नहीं हम। अब एच, अब देखो अपन ने एच का, एच हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई एच अपन ने 0 माना था, मतलब इससे ऊपर है तो इनका मानक, देखो इससे से ऊपर है, अब समझो एच से ऊपर है ये सारी, तो इनका मानक अपचयन विभव क्या होगा, अपन को पता है कि एम आर एल आर, याद रखो एम आर एल आर, ये अपन ने मानक मानक अपचयन विभव इसका 0 माना है ना। तो मोर रिएक्टिव के लिए रेस लेस कम होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसे, रिडक्शन पोटेंशियल लेस होना चाहिए। तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है, मतलब इसका तो माइनस में है, -3.41 है इसका, कितना है -3.141, क्या है इसका। अपन अपन देखो ऑक्सीकरण विभव की बात नहीं करेंगे, ऑक्सीकरण विभव से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे अपचयन विभव से, ठीक है। तो इसका अपचयन विभव माइनस में है, इनका सब में माइनस में है भाई, इनका सबका माइनस में है भाई, सबका, इसका 0 होता है। अब इससे जो नीचे आएंगे उनका सबका पॉजिटिव होता है। तो देखो CO, देखो को हज अज पटु, ठीक है। अब ये एक ऐसी सीरीज है, हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं ये पानी से रिएक्शन नहीं कर पाती, यानी ये पानी से ऑक्सीजन को बाहर निकल, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाती, ये पानी कैसा भी हो भाई रिएक्शन नहीं कर सकती। तो अगर अब मैं तुम्हें कहूं कि CO प्लस H2O क्या रिएक्शन होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि भाई CO तो नीचे आता है ना, ये लेस रिएक्टिव है ना, नहीं होगी। तो मैं कहूं कि Ag प्लस H2O कोई रिएक्शन होगी, नहीं होगी। मैं कहूँ प्लेटिनम पानी से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। मैं कहूँ लिथियम पानी से H2O गैस से रिएक्शन कर लेगा भाई, लिथियम तो गैस से कर लेगा। मैं कहूँ कि आयरन Fe प्लस H2O और लिक्विड है, H2O लिक्विड से रिएक्शन कर लेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि देखो आयरन आ रहा है भाप वाली श्रेणी में, किस में आ रहा है, भाप वाली श्रेणी में, रिएक्शन नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि Fe आयरन रिएक्शन करेगा H2O गैस से, स्टीम से, और ये रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे तुम्हें अब इस श्रेणी के आधार पर कोई भी जल की रिएक्शन तुम कर सकते हो, कोई भी जल की रिएक्शन तुम कर सकते हो। अब देखो 2 तरह की रिएक्शन होती है, जल के साथ जो रिएक्शन होती है वो 2 टाइप होती है। देखो पहले तो है ना हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन की अभिक्रिया H2 की रिएक्शन नाम का कोई चैप्टर होता था पहले, उसमें अपन ये सारी रिएक्शंस पढ़ते थे अपन, है ना। पर अब नहीं है भाई, अब नहीं है, तो अब तो नहीं पढ़ेंगे, तो अब इसमें ही पढ़ेंगे जितना है उतना। तो देखो कोई भी मेटल है, अगर कोई मेटल रिएक्शन करता है विद H2O विद लिक्विड, किसी कंडीशन में लिक्विड कंडीशन में H2O से रिएक्शन करता है, तो उसका क्या बनता है, उसका क्या बनता है भाई, MOH मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये H2OHX है ना, और H2 गैस निकल जाती है, ठीक है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे अब लिक्विड से रिएक्शन कौन कौन कर सकता है भाई, यहाँ तक की रिएक्शंस कर सकती है बस, पानी तक की ही है, ये 2 ही है बस। देखो पहली श्रेणी समझो, पहली लिथियम किसना है, क्षार धातु है, क्षार धातु से शुरू होता है, क्षार धातु पर ही खत्म हो जाती है, समझो। तो पहली जो कैसी भी रिएक्शन कर सकता है वो श्रेणी में कैसे आएंगे, लिक्बा सरकाना सोडियम तक, क्षार धातु से स्टार्ट हुआ, क्षार पे ही खत्म हो गया। अगली देखो मैग्नीशियम क्या है अपने पास, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु, द्वितीय से सेकंड वर्ग का। तो मैग्नीशियम से शुरू हुआ, क्रोमियम पे खत्म हो गया, क्रोमियम क्या है, ये भी एक क्षारीय मृदा धातु है। तो देखो 2 तो अपन को पहले ही क्लियर हो गई, 2 तो क्लियर हो गई, एक तो क्षार से शुरू हो गया, क्षार पे ही खत्म,
है ना। भूल जाए तो क्षार से शुरू क्षार पर खत्म, ये लिख लेना उसके नीचे। इस ये देखो क्षारीय मृदा धातु से शुरू क्षारीय मृदा धातु पर खत्म, है ना, लिख लेना। और फिर अगली अगली देखो हाइड्रोजन से ऊपर तक की बची, बस क्या बची, हाइड्रोजन से ऊपर तक की रिएक्शन करेंगे, फिर हाइड्रोजन से तो नीचे की करेंगी ही नहीं। तो इतना तो बहुत आसान है, इसे याद करना बहुत आसान हो गया अब तो। तो अब देखो अपने पास कौन सी रिएक्शन करेगी, Na कर लिया, सोडियम ने कर लिया मान लो, है ना। चलो बेरिलियम ले लें, Ba। अब BaH2O से रिएक्शन करेगा, लिक्विड से कर सकता है भाई, वो उसके पास पावर है। बेरिलियम कर लिया, है ना। तो इससे क्या बनाएगा, BaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि Ba+2 होता है, +2 में जाता है। तो ये इसने होल ट्वाइस बना दिया और इसने H2 गैस निकाल दी, ठीक है। ये H2 गैस निकाल दी, इसने कितने से किया, 2 से कर लिया, मतलब मान लो कर लिया। तो अब इसने एक H2 गैस निकाल दी। तो ये तो होती है टाइप 1, जिसमें क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन जब ये है टाइप 2 में क्या है कि अगर कोई मेटल रिएक्शन करता है H2O विद गैस से, याद रखना, भाप से कोई रिएक्शन करता है, भाप से, ये गर्म हो चाहे ठंडा हो, जल तो जल ही होता है भाई। भाप से कोई रिएक्शन करता है तो उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, उसमें बनता है मेटल M2OX। ये मेटल ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस H2O। अब देखो इसी की रिएक्शन देखो, Ba रिएक्शन कर रहा है H2O विद गैस से, तो ये बनाएगा BaO। अब देखो कितना बनाएगा, Ba2O। अब देखो Ba2 कितना हो गया, +4, तो 4 का ये कितना कर रहा है, Ba2O2। ये इसका मेटल ऑक्साइड है। कैसे, देखो Ba पर होता है +2, ऑक्सीजन पर होता है -2, इसे इधर दो इसे इधर दो, तो Ba2O2 बना दिया इसने, बना दिया ना, Ba2O2। या फिर इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं 2BaO, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है ना। ऐसे ही MgO बनता है ना। Mg भी तो कर लेता है, क्योंकि वो इससे रिएक्शन कर रहा है ना गर्म पानी से, तो MgO ये भी तो गर्म पानी से कर लेगा। अब देखो ये भाई गर्म पानी से कर रहा है तो ये भाप से कर लेगा, भाप से भी करेगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे से कर लेगा, ये गर्म पानी से कर रहा है तो भाप से करना तो इसके लिए आसान है, पर ये सिर्फ भाप से करेगा, ये कैसे से ही नहीं करेगा। तो अपन को अब जल के साथ रिएक्शंस कोई दिक्कत परेशानी, ये कि 2 टाइप की रिएक्शंस कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको करना तुम्हें तीनों को, फिर तुम्हें समझ आएगा, है ना। तो अब देखो अपन है ना, अब अपन देखेंगे कि कौन सी धातु अम्लों से H2 गैस को विस्थापित करेगी, ये वाली कॉन्सेप्ट देखेंगे। यानी अब अपन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि धातुओं द्वारा अम्लों से H2 गैस का निष्कासन, यानी ऐसी कौन कौन सी धातु हैं जो अम्ल से H2 गैस को निष्कासित कर देंगी, ठीक है। तो अब देखो H2 गैस निष्कासित करने के लिए उनकी क्रियाशीलता H2 से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहली बात तो H2 से यानी हाइड्रोजन से उनकी क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए। तो अब देखो ECS की बात करते हैं अपन, तो Li से शुरू होती है, बीच में कहीं H आती है अपनी हाइड्रोजन, है ना, और उससे पहले क्या आता है, Pb आता है, Pb, है ना, और फिर अपनी शुरू होती है CO से, CO वैसे ये H बीच में आ गया, और CO से AU तक की, है ना। ये अपनी टोटल क्या है, ECS है। ECS क्या है, लिखवा सरकार नामा मलजन कर फिक्कड़ खोने जो भी है ना। तो अब देखो ये हाइड्रोजन से ऊपर आती है कौन कौन सी धातु है, Li2 Pb। पहली बात तो अपन को पता है कि इसका तो मानक अपचयन विभव क्या है, 0, तो इनका सबका क्या होगा, नेगेटिव, है ना। तो ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो क्या है, अधिक क्रियाशील, क्योंकि अपन को पता है MrLr होता है। मोर रिएक्टिव कब होता है, जब लेस रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो ये क्या है, H से अधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील है ना, समझो। और ये क्या है, H से कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है।
तो सीधी भाषा में अपन कह सकते हैं कि ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हो वो H2 गैस को विस्थापित कर देंगी। तो ऊपर कहाँ तक, Pb तक, और फिर S से नीचे की तो नहीं कर पाएंगी। अब देखो, जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम प्लस अपन कर दें H2SO4, ये एक अम्ल है, या फिर ले लो HCl, कोई भी ले लो, HNO3, ये सारे अम्ल है। इनसे कोई भी रिएक्शन करती है तो ये क्या कर पाएगा, विस्थापित। ये भाई S से नीचे आता है, नहीं होगी रिएक्शन, नहीं कर पाएगा। लेकिन Na कर देगा भाई, ऊपर आता है, NaH2SO4 से रिएक्शन करके और ये बना देगा भाई Na2SO4 प्लस H2 गैस। और ये अपने रिएक्शन होती भी देखी है कि नहीं देखी, बिल्कुल देखी है। क्या Zn कर पाएगा, लेकिन Cu कर पाएगा, Cu प्लस H2SO4। भाई Cu देखो S से नीचे आता है, नहीं देगा भाई रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो अपन ये भी सीख गए कि धातु अम्लों से H2 कैसे विस्थापित होती है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या लोहे के पात्र में H2SO4 को रखा जा सकता है? क्या हो जाएगा ऐसा? यानी एक मैंने लोहे का पात्र, अब लोहा क्या होता है, आयरन, ये Fe है, Fe का पात्र यानी लोहे का पात्र लिया और उसमें मैं रख रहा हूँ H2SO4 को। क्या रख सकता हूँ, देख लेते हैं। अगर आयरन ECS में ऊपर आता हुआ तो ये मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा, मोर रिएक्टिव। क्या होगा, मोर रिएक्टिव। क्या होगा, मोर रिएक्टिव ECS में। और अपन को पता है कि फिक्कड़ कोनी हकुआज, तो पिक्कड़ तो पहले ही आ जाता है, तो ये नहीं रख सकते। कारण कि भाई Fe है जो H2SO4 से रिएक्शन करेगा और इसको हटा देगा, और FeSO4 प्लस H2 गैस को निकाल देगा हवा में, बचेगा ही नहीं भाई। मतलब ये पात्र खुद घुल जाएगा। मतलब ये तो आयरन है, यानी ये सॉलिड है, मेटल है, और ये मेटल क्या बना लिया इसने, अपना लवण बना लिया। मतलब आयरन घुल जाएगा भाई। कहाँ कहाँ डालो H2SO4, आयरन घुल जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्या H2SO4 से भरे पात्र में एल्यूमिनियम से बनी चम्मच को रखा जा सकता है? यानी कोई ये पात्र है, इसमें मैंने H2SO4 को डाल रखा है ना, H2SO4 को। अब मैं इसमें एक चम्मच डाल रहा हूँ, किसकी, एल्यूमिनियम की। क्या एल्यूमिनियम ऊपर आता है, अल मंजन कर, अल आता है भाई। अगर मैं इसे इसमें विलियन में डालूंगा तो ये एल रिएक्शन करेगा किससे, H2SO4 से, और ये एल्यूमिनियम की छड़ क्या हो जाएगी भाई, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि Al पर होता है पॉजिटिव 3 चार्ज और SO4 पर होता है -2। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, SO4 का होल थ्राइस आएगा ना, प्लस H2 गैस। और ये भाई एल्यूमिनियम की जड़ तो Al2SO4 का 3 का लवण बना के इसमें घुल जाएगी और H2 गैस निकल जाएगी भाई बाहर। नहीं रख सकते भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो रिएक्शन करता है तो भाई नहीं रख सकते। यानी मोर रिएक्टिव चीज को लेस रिएक्टिव चीज में नहीं रखा जा सकता। मतलब अगर कोई चीज मोर रिएक्टिव है तो उसकी धातु को लेस रिएक्टिव के सॉल्यूशन में नहीं रखा जा सकता। देखो अगला क्वेश्चन, तुम ये दो क्वेश्चनों को तुम करना है ना ऊपर के। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स आ गया और विस्थापन हो रहा है, दो चीजें एक साथ होंगी। अपन ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी। रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, उनमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक का विस्थापन प्लस से माइनस, यानी ऑक्सीकरण अंक चेंज होना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन तभी हो सकती है जब उसमें ऑक्सीकरण अंक का चेंज हो। और विस्थापन रिएक्शन कौन सी होती है, जब उसमें से एक चीज हटके दूसरी जगह पे लग जाए। मतलब एक चीज इसमें से हटके दूसरी जगह लग जाए, वो विस्थापन होता है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या, विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो विस्थापन कौन कर सकता है भाई। देखो यहाँ ये रिएक्शन समझो, ये वाली रिएक्शन अब ये करनी है अपन ने, Fe प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 प्लस H2। क्या ये रिएक्शन इसकी दोनों कंडीशनें पूरी करती है? यानी रेडॉक्स के लिए तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेज होती है, उसमें चेंज होना चाहिए। और विस्थापन के लिए एक चीज इधर से उधर विस्थापित होनी चाहिए, वो कहीं भी हो। देखो यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेज 0 है,
और यहाँ ये आयरन FeSO4 के साथ रिएक्शन बना रहा है, तो Fe+2 में गया, Fe+2 और SO4-2 में गया, मतलब Fe+2 में गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसने +2 का जंप कर दिया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है आयरन का। मतलब इसने रेडॉक्स की कंडीशन तो पूरी कर दी। क्या विस्थापन हुआ यहाँ पर? बिल्कुल। H2 गैस इसके साथ थी, H2SO4 के साथ, इसने इसको हटा के H2 गैस को विस्थापित कर दिया। यानी ये रिएक्शन, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की रिएक्शंस होती हैं, जो मतलब एक धातु दूसरी धातु के लवण को उसके लवण से विस्थापित कर रही है, मतलब एक धातु यानी अधिक क्रियाशील, ये मोर रिएक्टिव धातु है। क्या है? मोर रिएक्टिव, यानी एक मोर रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके लवण से, ये उसका क्या है? लवण, उसके लवण से विस्थापित करे, विस्थापित करे। ऐसी रिएक्शन विस्थापन, विस्थापन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। कोई दिक्कत परेशानी? रिएक्शन तो ये क्या है? ऐसी रिएक्शन विस्थापन रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। यानी ये विस्थापित कर देती हैं, यानी उस धातु को उसी, यानी इस धातु को इसने, में हाइड्रोजन को उसी के धातु के लवण से विस्थापित कर दिया। जैसे अब इसने 4 एग्जांपल दिए, Zn+CuSO4, Zn CuSO4 को विस्थापित कर सकता है, कर सकता है। Zn ऊपर आता है, Cu हाइड्रोजन के नीचे आता है, कर सकता है भाई। AgCu को विस्थापित कर सकता है क्या? मान लो, देखो Zn+CuSO4 क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल Zn मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ये Cu लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ये ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये नीचे आता है, ये हाइड्रोजन के नीचे आता है, आता है कि नहीं आता है? हाँ। तो ये रिएक्शन होगी और ये ZnSO4 बनेगा प्लस Cu निकल जाएगा बाहर। तो ये रिएक्शन हो चुकी है, होती है, बिल्कुल होती है। क्या ये Cu प्लस ZnSO4, क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, इसके 2 थप्पड़ देके इसे भगा देगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, है ना। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? Cu प्लस Ag2SO4, बिल्कुल। Ag बहुत नीचे आता है, Ag तो सिल्वर चांदी तो रिएक्शन करती नहीं है, कॉपर तो कर भी लेता है भाई। तो ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, इसे भगा देगा इस लेस रिएक्टिव को इससे। तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस 2Ag निकल जाएगा, यानी चांदी की परत बन जाएगी नीचे। क्या बन जाएगी? चांदी की परत बन जाएगी। बिल्कुल ये रिएक्शन होगी, है ना। तो क्या Ag प्लस CuSO4 की रिएक्शन होगी? नहीं होगी। कारण ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस कर देंगे तो भाई कर देंगे यार। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन ने पढ़ ली है, तो इतना अपन कर देंगे, मतलब मुझे यकीन है कि इतना अपन कर लेंगे। तो देखो धातु, अपन अब धातु क्या कहती है भाई? धातु कहती है कि मैं धातु हूँ, है ना। मतलब मेटल, मैं मेटल हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? ये मेटल क्या कर सकता है? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, मतलब M+ N बना सकता है और N इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। कोई 2 त्यागेगा, कोई 3 त्यागेगा, कोई 4 त्यागेगा। मैं क्या कर सकती हूँ? ये धातु सिर्फ इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये खुद का क्या करेगा? सिर्फ ऑक्सीकरण, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। ये इसकी मेटल की खासियत है, ये सिर्फ खुद का ऑक्सीकरण कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये धातु खुद कहता है। अब ये खुद का ऑक्सीकरण करता है, तो दोस्तों इसे लोग किसके रूप में काम में ले सकते हैं? अपचायक के रूप में। मतलब ये खुद का ऑक्सीकरण करेगा, दूसरों का अपचयन करेगा, तो ये क्या हो गया? एक अपचायक हो गई। यार KMnO4 क्या होता है? KMnO4, अपने तो KMnO4 है अपने पास, तो KMnO4 एक हायर में है और ये प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये हायर से लोअर में जाता है, तो खुद का तो अपचयन नहीं करता है। जब खुद कोई चीज खुद का अपचयन करती है तो वो ऑक्सीकरण करती है, जब वो खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है तो वो अपचयन करेगा, तो मतलब ये अपचायक होगा। जो जो करता है वो वही होता है, जैसे ये अपचयन करता है तो अपचायक है, ये ऑक्सीकरण करता है तो यह ऑक्सीकारक है। बिल्कुल।
अब देखो धातु क्या कहती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस धातु का ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा वो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन देगी, तो वो प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मानक ऑक्सीकरण विभव किसका अधिक होगा? जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव कम होते हैं और अपन को पता है कि मोर रिएक्टिव लेस रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेस रिडक्शन पोटेंशियल मोर रिएक्टिविटी देता है, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब मोर विभव देगा। मोर विभव कौन देगा? ऊपर वाली धातुएं। ठीक है, ईसीएस में नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है, तो ऊपर वाली धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और प्रबल अपचायक होती हैं। तो सबसे दुनिया का प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम। लिथियम प्रबल अपचायक है। अब लिथियम प्रबल अपचायक है तो Li प्लस क्या है? ये मेटल है, ये मेटल आयन है। जब ये अपचायक है तो इसका उल्टा होगा, ये ऑक्सीकारक है भाई। अब ये प्रबल है दुर्बल है वो तो नहीं पता, पर ये होगा ऑक्सीकारक। क्या होगा? ऑक्सीकारक। और ये प्रबल की कैटेगरी में आता है। याद रखना, अगर वो पूछ ले कि Li प्लस क्या है तो तुम, अरे ये तो अपचायक है, नहीं ये ऑक्सीकारक है भाई। अपचायक मेटल होती है, धातु से बात अपन ने इसलिए की। तो अपचायक कौन होती है? मेटल होती है। और अब ये तो भाई खुद का ऑक्सीकरण करेगा भाई, ये अपनी हायर में है, Li प्लस में है, प्लस से ये जीरो में जाएगा, Li जीरो में। तो ये G प्लस से लो हायर से लोअर में गया तो ये तो ऑक्सीकारक हो गया ना, कि MnO4 भी तो अपने हायर से लोअर में जाता है, तो ये तो भाई अपचायक हो गया, वो ऑक्सीकारक हो गया। धातु ऑक्सीकारक होती है और धातु आयन अपचायक हुआ। धातु अपचायक होती है और धातु आयन ऑक्सीकारक होती है। अब देखो धातु से कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। धातु, क्या तुम ऑक्सीकारक हो? मेरा काम इलेक्ट्रॉन देना है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लिया तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और मैं अनस्टेबल हो जाऊंगी, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती। परंतु मेरे आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसके आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, तो इनका अपचयन हो सकता है। अतः धातु के आयन क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। याद रखो, धातु आयन ऑक्सीकारक होते हैं, धातु अपचायक होती है। Li से Li प्लस जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण होना है। देखो अपन Li से क्या जा रहे हैं? Li प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये ऑक्सीकारक हुआ है धातु का। और Li प्लस से अपन एक इलेक्ट्रॉन लेके अपन जा रहे हैं Li, तो ये इस धातु आयन का अपचयन हुआ है, मतलब ये अपचायक, ये ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर रहा है, ये अपचायक की भांति। ठीक है। विद्युत रासायनिक, देखो नोट में क्या लिख रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु आयन नीचे आते हैं उनका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। जो आयन नीचे आता है उसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है, अर्थात वह शीघ्रता से अपचयन करता है और प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। तो अब समझो, ये थोड़ा काम की बात है भाई। क्या है? काम की बात है। कैसे? अपन ने देख लिया कि भाई समझो, Li से अपन जाते हैं नीचे, लिख बा, है ना, सरकाना, फिर H हाइड्रोजन, फिर COH, है ना, HgAgPt, है ना, ऐसे नीचे जाते हैं अपन। तो ये क्या है? ये धातु की सीरीज है। धातु की है, मैंने क्या बोला था, ये धातु की सीरीज है। अब धातु की सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं अपन, तो क्या होता है? मानक ऑक्सीकरण विभव घटता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मानक ऑक्सीकरण विभव इसका होता है। अब देखो, अपन ने धातु के लिए अपन ने ट्रिक बनाई थी MrLr, यानी जो मोर रिएक्टिव होगा उसका विभव, वो मानक अपचयन विभव कम होगा। तो मोर रिएक्टिव ये है, इसका मानक अपचयन विभव कम है, और सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव इसका है। किसका? इसका। और मानक अपचयन विभव होता किसका है भाई? हकीकत में धातु का मानक अपचयन विभव होता है कभी भी नहीं, धातु आयन का होता है। तो Ag प्लस 2 के रूप में होगा, है ना, AU प्लस के रूप में होगा, Hg प्लस या प्लस 2 के रूप में होगी, Cu प्लस 2 के रूप में होगा, H प्लस के रूप में होगा, Ba प्लस 2 के रूप में होगा, K प्लस के रूप में होगा, Li प्लस के रूप में होगा। धातुओं के लिए तो ऑक्सीकरण विभव लिख सकते हैं, अपन शुरू में बता दिया, और धातु आयनों के लिए अपचयन विभव लिख सकते हैं। तो अपचयन विभव किसका अधिक होता है? मोर रिएक्टिव का सबसे कम अपचयन विभव होता है। तो सबसे ज्यादा अपचयन विभव Au का है, यानी Au सबसे अच्छा
वो क्या है, ऑक्सीकारक है। यानी ऊपर से इस श्रेणी में नीचे जाएंगे तो मानक अपचयन विभव का मान बढ़ेगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव तो Li है, तो उसका तो कम है ना। लेस रिएक्टिव Au है, तो इसका तो कम अधिक होगा। रिडक्शन, पोटेंशियल रिडक्शन को ही तो अपचयन कहते हैं। तो Au का सबसे ज्यादा अपचयन विभव होता है, अपचयन विभव होता है, और जिसका सबसे ज्यादा अपचयन विभव होता है वही सबसे अच्छा अच्छा ऑक्सीकारक है। और सबसे अच्छा अपचायक क्या है, Li प्लस नहीं, Li। तो Li प्लस क्या है, अपचायक है, लेकिन सबसे प्रबल अपचायक Au प्लस है, Ag प्लस है, Hg+2 है। ये सबसे प्रबल अपचायक है अपने, क्या है, प्रबल अपचायक है ना। ये पीटी की जगह Au ले लो, ये प्रबल अपचायक है। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन है, नीचे वाली सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, Li। समझ में आई बात है, इतना समझ आ चुका है अपन को अच्छे से। तो देखो अब क्वेश्चंस करते हैं अपन। देखो, जिंक कौन से आयन को उसके जलीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। अब जिंक क्या है, Zn मोर रिएक्टिव किससे है, मतलब जिंक विस्थापित नहीं कर सकता, मतलब जिंक अपने से ऊपर आने वाले आयनों के विलयनों को विस्थापित नहीं कर सकता। तो जिंक कहाँ आता है, लिक बासर का नामक अलमन जन। तो ये जन यहाँ से ऊपर की 8 धातुएं हैं, इनको विस्थापित नहीं कर सकता। तो इनमें कौन आती है, Ag तो नीचे आता है, Cu भी Zn से नीचे आता है, आयरन भी नीचे आता है, Na+, ये सब इसके ऊपर आता है, तो ये सब तो इसके नीचे आती है, इसको विस्थापित नहीं कर सकता इसके आयन से। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर मानक अपचयन विभव विभव निम्न अर्ध अभिक्रिया के लिए दिया है, ठीक है, इनके लिए दे दिया। इसमें से कौन सा प्रबल अपचायक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रबल अपचायक। देखो अपचायक कौन होता है, जो खुद का ऑक्सीकरण करता है, खुद का ऑक्सीकरण सिर्फ धातुएं करती है। तो ये दिए क्या है भाई, ये धातु आयन दिया है, ठीक है। तो देखो धातु आयन दिया है, तो इनका क्या दिया है, अपचयन विभव। अब जो जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है, यानी अपचायक तो वही होगा जो मोर रिएक्टिव होगा, है ना। तो देखो MrLr लगा के देखो, मोर रिएक्टिव लेस रिडक्शन। तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन होगा, जिसका सबसे कम मानक अपचयन विभव होगा। सबसे कम किसका है, इसका प्लस में है, इसका प्लस में, इसे छोड़ो, इसका 0.74 है, इसका 0.76 है। तो सबसे कम किसका है, इसका 0.76। नहीं यार, किसका है भाई, 0.76 बड़ा होता है कि 0.74 बड़ा होता है, मुझे खुद को नहीं पता यार। मतलब माइनस में 1 ज़्यादा है या माइनस में 2 ज़्यादा है, माइनस में 2 ज़्यादा है। तो ये ये सबसे ज़्यादा है इसका मानक अपचयन विभव, इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है। कम किसका है, इसका, हाँ इसका मानक अपचयन विभव कम। देखो ECS देख लो, जो ECS में नीचे आता है वो ऊपर आता है, उसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होता है। लिक बा सरकाना मग सरकाना सरकाना अलमन जन कर जन कर जन कर जन कर। तो जन ऊपर आता है, यानी जो ऊपर आता है उसका उसका MR मोर रिएक्टिव होता है और वो लेस रिडक्शन रखता है। तो सबसे कम तो इसका है भाई, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया मैं। सबसे कम किसका है, Zn का। अब Zn का मानक अपचयन विभव सबसे कम है, तो इसका यानी यह एक सबसे कम, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। कौन है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, वो अपचायक है, सबसे प्रबल अपचायक है। यानी समझो अभी क्या बताया मैंने कि जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, यानी जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव होगा मतलब वो धातु मोर रिएक्टिव होती है, यानी Zn जल्दी से Zn+2 में बनेगा, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है तो ये क्या है, Zn ये क्या है, प्रबल अपचायक हो गया, प्रबल हो गया अपचायक, यानी अच्छा अपचायक है। तो इनमें से कौन सा प्रबल अपचायक है, यही तो पूछा है, तो Zn प्रबल अपचायक है, ठीक है। तो
देखो क्या है, अपचायक के लिए खुद का ऑक्सीकरण करना चाहिए। हमें दिया है मानक अपचयन विभव, तो हमें इन्हें उल्टा कर मानक ऑक्सीकरण विभव लिखना है। तो देखो इसमें इसमें देखो इसने उल्टा कर दिया रिएक्शन को उल्टा कर दिया, हर रिएक्शन को सीआर से। ये अब सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, इसका नेगेटिव में चलेगा। सबसे ज्यादा अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण विभव किसका आ रहा है, इसका। तो अतः जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक हो वही प्रबल है। तो अधिक किसका आ रहा है, +0.76। तो यही जेड है, ठीक है। तो देखो ईसीएस में जो धातु ऊपर आती है उसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है, अतः वही अधिक प्रबल अपचायक है। अतः जेड सबसे ऊपर आता है तो वही प्रबल अपचायक है। दूसरा मेथड भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे Li+ से क्या हो रहा है, Li+ से क्या हो रहा है, Li, और Ba+2 से Ba जा रहा है, Na+ से Na जा रहा है, Mg+2 से Mg जा रहा है। कि मानक अपचयन विभव दे रखे हैं, है ना। मानक अपचयन विभव दे रखे हैं तो प्रबलतम ऑक्सीकारक है। देखो अपचयन विभव दे रखा है और ऑक्सीकारक पूछा है, यानी जिसका जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा वही प्रबल ऑक्सीकारक होता है ना। तो देखो यूज कॉन्सेप्ट नोट डाटा। तो इन डाटा को मत देखो, इनमें सबसे ज्यादा प्रबलतम ऑक्सीकारक नीचे होते हैं। अभी समझाया मैंने तुम्हें, प्रबलतम ऑक्सीकारक होते हैं जो नीचे होते हैं। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक सबसे नीचे होता है। इसमें सबसे नीचे कौन है, Li तो ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, Mg सबसे ऊपर आता है भाई। तो इसका मानक प्रबलतम ऑक्सीकारक है, इसका मानक अपचय वो मानक अपचयन विभव का मान अधिकतम होता है। देखो देख भी लो, इसका तो माइनस में, इसका माइनस में, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन से ऊपर है। लेकिन Mg हाइड्रोजन से नीचे आता है तो इसका प्लस में है। देखो किसमें, प्लस में। समझ में आई बात है, समझ आ रहे हैं ना। तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ेंगे, अपनी गैल्वेनिक सेल। तो अपनी ईसीएस कंप्लीट हो चुकी है। ईसीएस में ध्यान रखने वाली बातें मैंने तुम्हें बता दी है, हमेशा याद रखो। देखो क्या, ईसीएस दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो अपन धातु की लिख सकते हैं, है ना, और एक लिख सकते हैं अपन धातु आयन का। जो धातु के लिए होता है उसका उल्टा होता है धातु आयन का। धातु में सबसे ऊपर आता है Li। तो धातु होती है, उनका सिर्फ हमेशा होता है मानक ऑक्सीकरण विभव, यानी वो खुद का तो ऑक्सीकरण करती है, दूसरों का अपचयन करती है। यानी ये प्रबलतम ये अपचायक होती है, धातु अपचायक होती है। धातु आयन क्या होता है, धातु आयन होता है ये खुद का तो करती है अपचयन, और ये दूसरों का करती है ऑक्सीकरण। तो ये क्या होती है, ऑक्सीकारक होती है। तो देखो धातु आयन में जितना नीचे जाएंगे अपन उतना ही वो मानक अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा उतनी ही अच्छी ऑक्सीकारक होगी। क्या होगी, ऑक्सीकारक, है ना। और अब देखो जितना रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है वो उतनी ऑक्सीकारक है। तो जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो उतनी ऑक्सीकारक होगी, उल्टा कर देंगे। अब देखो अपचायक कौन होती है, धातु है। तो जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो उतनी अपचायक होगी। सबसे ऊपर की कौन होती है, Li, इसका सबसे ज्यादा वो ऑक्सीकरण विभव होता है। तो ये सबसे ज्यादा अपचायक है, प्रबलतम अपचायक है ना, है ना। अगर इसका उल्टा कर दो तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीकारक होगी। कि मोर ऑक्सीकारक का मतलब होता है मोर रिएक्टिव, अपचायक का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। अब देखो अपन ने ट्रिक सही बनाई है, MrLr, यानी जो मोर रिएक्टिव है उसका अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है, कम होता है। बस इतनी बातें हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब अपन अगली क्लास में गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट करेंगे कैसे भी, ठीक है। फिर अपने पास गैल्वेनिक सेल आएगा। अब यार अभी तो तुम्हें गैल्वेनिक सेल, फिर सेल लिखना सिखाना होगा, है ना। सेल निर्माण करना सिखाना होगा, ये सब चीजें भी सिखानी है। यहाँ तक तो तुम पढ़ना, फिर तुम्हें नरस्ट इक्वेशन बतानी है। नरस्ट इक्वेशन तक अगर एक क्लास में हो जाए तो मजा आ जाए, पर नहीं होगा भाई मुझे पता है। नरस्ट इक्वेशन से साम्य स्थिरांक ज्ञात करना, ये तो तुम्हें मैं चुटकियों में सिखाऊंगा। फिर अपन पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड, इसको विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड, फिर सिलंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे अपन, फिर पश्च विभव पढ़ेंगे, फिर सांद्रता सेल पढ़ेंगे अपन, है ना। काफी है, फिर विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे, और
फिर लास्ट में पढ़ेंगे अपन बैटरियाँ। क्या पढ़ेंगे भाई? बैटरियाँ पढ़ेंगे। चलो इस चैप्टर में 4-5 क्लासें लग जाएंगी यार, 5 क्लासें और लगेंगी अभी कम से कम। चलो ठीक है।